देखिए, हम सभी कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो पहला श्लोक क्या बोलते हैं? वक्रतुंडी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। ये वक्रतुंडी ही क्यों है? किसी ने कभी ध्यान दिया कि सूंड जो है वो मुड़ी हुई क्यों होनी चाहिए, सीधी क्यों नहीं होनी चाहिए? उसका कारण यह है, और गणेश जी, यहाँ तो सबसे बड़ा गणेश जी का मंदिर है, गणेश जी के हाथी का ही सर क्यों है? कारण यह है कि हाथी के सर में और उनके एक ही दांत क्यों है? चूहे की सवारी क्यों है? उसका कारण यह है कि गणेश जी का पूरा स्वरूप हमारे अंदर की कुंडलनी जागरण की प्रक्रिया का स्वरूप है। इसीलिए सूंड जो है कुंडलनी का प्रतीक है। हाथी का सर इसलिए है कि हाथी के मस्तक में गजमुक्ता होती है, और दो दांत की बजाय एक दांत, और एक दांत भी टूटा हुआ है। वो इसलिए वक्रतुंडी इसलिए कि जो आपकी शक्ति है, जब आप कभी ध्यान लगाते होंगे तो हमेशा वो डाउनवर्ड टेंडेंसी की तरफ होती है। आपका मन हमेशा नीचे व्यर्थ की सांसारिक चीजों की तरफ भागता है। जब आप उसको नियंत्रित करके ऊपर की तरफ कर लेंगे तब आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए गणेश जी की सूंड हमेशा वक्रतुंडी यानी ऊपर की तरफ होगी। और जब आप मूलाधार स्वादिष्ठान अनाहत आज्ञा चक्र पे आते हैं, चौथे चक्र के बाद की यात्रा द्वैत के साथ नहीं हो सकती। संसार और ईश्वर एक साथ नहीं चलते, एक के साथ संबंध तोड़ना पड़ेगा। इसलिए एक दांत और वो टूटा हुआ है, आगे की यात्रा अद्वैत से। और अब जाके जरा चेक करिएगा, अद्वैत का अर्थ होता है अंग्रेजी में नॉन डुअलिटी। एक वेबसाइट है, जाके चेक करिएगा, SAND, साइंस एंड नॉन डुअलिटी। और वो जानते हैं, उसका आप वेबसाइट पे जाएंगे तो पहले ही शीर्षक में क्या लिखा? ओम इज इक्वल टू MC स्क्वायर। क्योंकि जब आप नॉन डुअलिटी में जाते हैं, अब यहां पे आइए, आइंस्टीन ने जो थ्योरी दी E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, मतलब एनर्जी मास कन्वर्जन इक्वेशन, तो नॉन डुअलिटी में सिर्फ एनर्जी है। जब आप मास में आते हैं तो दो चीजें हैं ना, मास एंड एनर्जी। बट फाइनली मतलब 1900 से पहले सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, यानी हम मानते थे एक मास दूसरे में चेंज होता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब एनर्जी दूसरे में एनर्जी होती है। और फिर मैं कहना चाहता हूं, मैं किसी दूसरे पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, हमारा ही एकमात्र अंतिम संस्कार है जिसमें मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। बाकी जगह मास मास में कन्वर्ट होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि कितनी वैज्ञानिक पद्धति हमारी किस प्रकार से रखी हुई है। तो ये सारा विष हमें अपने मन से निकालना है और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ना है। और एक दो चीज और भी समझ लेनी चाहिए स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में। हम सब ये मानते हैं कि स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता के लिए बहुतों ने संघर्ष किया, पर बहुतों ने संघर्ष किया उसकी मान्यता भी होनी चाहिए। जैसे एक आंदोलन था, राजनीतिक आंदोलन, जो गांधी जी, तिलक, गोखले, नेहरू जी के नेतृत्व में चल रहा था, उसका महत्व है। तो एक क्रांतिकारी आंदोलन भी था, जो युगांतर और अनुशीलन समिति बंगाल से शुरू होती है। फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां या भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, वहां तक। और फिर एक सशस्त्र आंदोलन जो सैन्य अभियान था, जो रासबिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा शुरू होता है। सबका योगदान था। एक में एकाधिकार का वर्चस्व मेरे विचार से उचित नहीं है। एक तो फैक्ट आपको बताना चाहता हूं, शायद मैं बहुत से लोगों को आपको ध्यान ना हो। जवाहरलाल नेहरू जी 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री नहीं बने थे। 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत वो अंतरिम सरकार का नेतृत्व उन्होंने संभाला था। 2 सितंबर 1946 को क्यों? आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो भारत को आजादी देने का जो निर्णय लिया था अंग्रेजों ने, तो 30 जून 1948 डेट थी। फिर ये 11 महीने प्रीफोन कैसे हो गई, क्यों हो गई? उसको अगर समझना है तो आप ये समझिए कि उनका मैं नाम भूला हूं, ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ थे मिस्टर क्लाउड। उन्होंने 24 नवंबर 1945 को लेटर लिखा। वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, 25 लाख की फौज थी भारत की, जिसमें ब्रिटिश सैनिक सिर्फ 40,000 थे। उन्होंने लिखा कि सुभाष चंद्र बोस जी की INA के द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए अब भारतीय सैनिकों पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। इसलिए बहुत लंबे समय तक अब हमारे लिए चंद ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा शासन करना मुश्किल नजर आता है। ठीक, यह है नवंबर 24, 1945। जनवरी 1946 कैबिनेट मिशन प्लान अप्रूव होता है कि अब एक कैबिनेट मिशन भेजा जाएगा, मगर टारगेट था 30 जून 1948। अब 12 फरवरी 1946 को मिस्टर क्लाउड एक और लेटर लिखते हैं वायसराय। वो कहते हैं मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके अनुसार तो भारतीय सैनिकों के अंदर अच्छा खासा असंतोष पनप रहा है, क्योंकि लाल किले में ट्रायल शुरू हो गया है जो आजाद हिंद फौज के सैनिक पकड़े गए थे उनके विरुद्ध, और उसको लेकर बहुत असंतोष है, जनता भी उनके साथ है। इसलिए अब हम इस पर कुछ भी भरोसा नहीं कर सकते, इस सेना पर। ये वो लिखते हैं 12 फरवरी 1946 को, और 18 फरवरी 1946 को मुंबई में नौसेना की अपराइजिंग हो जाती है। और देखते देखते 2-3 दिनों के अंदर बॉम्बे से कलकत्ता और कराची तक 20,000 नौसैनिक सड़कों पे आ जाते हैं। 70 से अधिक वॉरशिप कब्जा कर लिए जाते हैं। ब्रिटिश सैनिक, उस समय जो टेलीग्राम भेजा गया है उसमें यह तक बताया गया है कि जितने भी ब्रिटिश अधिकारी हैं भारत के भिन्न भिन्न कोनों में, वो कराची और मुंबई जितनी जल्दी हो सके वहां अपने परिवारों के साथ पहुंच लें, ताकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वो एक इवैक्यूएशन प्लान की तरह रहे, ताकि वो अपने उनके परिवारों को वहां से निकाला जा सके।
इस कदर भयभीत हो गए थे और ब्रिटिश कमांडर्स की बात कोई मानने को तैयार नहीं था, तब उन्होंने सरदार पटेल और नेहरू जी से और कांग्रेस के नेताओं से आग्रह किया कि आप उन नौ सैनिकों को आश्वासन दीजिए, और उनके आश्वासन के बाद वो बात छुपी। उसके बाद तो ये तय हो गया कि जितनी जल्दी हो सके जान बचा के भागे। सबसे बड़ा कारण वो नौसेना की अपराइजिंग थी, इसीलिए 2 सितंबर 1946 को सरकार बना दी गई, और इसीलिए 30 जून 1948 तक रुकने की बजाय 15 अगस्त 1947 को कर दिया गया। और शायद आप में से बहुत से लोगों को यह पता हो कि 15 अगस्त 1947 का दिन क्यों चूज किया गया था। वो इसलिए चूज किया गया था क्योंकि 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर किया था, एंड दैट्स वेयर फाइनली द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड एंड द ब्रिटिश सुप्रीमेसी वॉज एस्टैब्लिश्ड। ये लॉर्ड माउंटबेटन ने खुद लिखा है। तो आप ये समझिए कि स्वतंत्रता के संघर्ष में बहुतों का योगदान है, मगर जिसका योगदान सर्वाधिक है उसको पीछे कर दिया जाता है। हम में से कितनों ने जनरल नॉलेज में पढ़ा कि आजाद हिंद फौज की निर्वासित सरकार थी 1943 में। जब हमारी सरकार आई तो 2018 में जब उसके 75 वर्ष पूरे हुए तो जो जीवित सैनिक थे उनको 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की परेड में बाकायदा शान के साथ उनकी परेड निकाली गई। उससे पहले तो जो इतिहास पढ़ता था उसे पता था। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि स्वतंत्रता के इस संघर्ष में सभी ने योगदान दिया है, बहुतों ने योगदान दिया। आप एक दूसरा उदाहरण देखिए, सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव में शस्त्रागार लूट लिया गया था, आर्मरी वॉज कैप्चर्ड। काकोरी लखनऊ के पास, वहां ब्रिटिश सरकार का खजाना कैप्चर कर लिया था, जिसमें अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद थे। दिल्ली में असेंबली में बम फेंक दिया गया था। कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को मार दिया गया था, और वाइसराय हार्डिंग के ऊपर बम फेंक दिया गया था। कभी आप कल्पना करें जरा उस सरकार की कि वाइसराय पे बम, असेंबली में बम, पुलिस कमिश्नर की हत्या, खजाना लूट गया, शस्त्रागार लूट गया, सरकार तो हिल गई होगी। उनका बेचारों का कोई योगदान ही नहीं था, सारा योगदान एक में था। तो मेरे विचार से सारा योगदान उनका था जिन लोगों के जो काला पानी सह रहे थे, उनका योगदान नहीं था। जिन्हें कोल्हू में बैल की तरह जोत दिया गया, उनका योगदान नहीं था। जो जेल में रह रहे थे पर जलवे से रह रहे थे, जो किताब भी लिख रहे थे, सेक्रेटरी भी उनके साथ था, और एक नहीं 3-3 4-4 किताबें लिखी, जिनके वाइसराय के साथ अत्यंत मधुर पारिवारिक संबंध थे, वो संघर्ष कर रहे थे। ऐसा अद्भुत इतिहास जो हमारे यहां बताया गया है, हमें इस अमृत काल में यह भी समझने की जरूरत है कि किस किस